आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखे और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। सभी लोगों का कहना है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हो सकता है आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि जितना हो सके आपको समझाने का, क्योंकि साथियों इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले से, बड़ा खतरनाक अंग्रेजी है मेरा, तो थोड़ा आप लोग खुद उसको अच्छे से पढ़ करके केवल मेरे भावनाओं को समझे, समझाने के तरीकों को समझे और समझ सके और आगे अच्छे से समझे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा और पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट साथियों थोड़ा सा, हाँ चलिए अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक मिनट, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। When we went to test writing skill, when to test writing skill, we test the ability of the student। जब हम लेखन कौशल परीक्षण करना चाहते हैं, लेखन परीक्षण करना चाहते हैं तो हम छात्रों की क्षमता का परीक्षण करते हैं। छात्रों की क्षमता का परीक्षण करते हैं मतलब सीधी सीधी बात यदि समझाने का प्रयास करूं तो जब हम किसी बच्चे का लेखन कौशल मतलब राइटिंग कौशल के हम परीक्षण कर रहे हैं तो उनकी कौन से क्षमता का परीक्षण करना चाह रहे हैं। पहला ऑप्शन है टू प्रेजेंट द मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूँ। मामले को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, मामले के जगह में आप कारण भी लिख सकते हैं और वजह भी लिख सकते हैं। वजह को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा ये कहता है मौखिक भाषा, टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स, मौखिक भाषण में भाग लेने के लिए। टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, मुख्य विचार को समझने के लिए। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एब्स्ट्रैक्ट, दिए गए उद्धरण से निष्कर्ष निकालने के लिए। अब देखिए किसी बच्चे को आप राइटिंग स्किल के लिए कौशल परीक्षण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे होंगे? मौखिक के लिए तो नहीं करेंगे आप, है ना, मुख्य विचार को जानने के लिए भी नहीं करेंगे आप, निष्कर्ष निकालने के लिए भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप जो है उसकी राइटिंग स्किल कैसे है उसकी वजह को, मतलब यदि वो नहीं लिख पा रहे तो उसकी वजह को जानने के लिए करेंगे आप कि क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, राइटिंग स्किल क्यों इतना खराब है, उसको जानने के लिए आप कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी वुड, कहने का आशय ये है सीखने की अक्षमता वाला बच्चा, सीखने की अक्षमता वाला बच्चा इनमें से क्या करता है। ठीक है, हैव डिफिकल्टी इन होल्डिंग ए पेन, पेन पकड़ने में कठिनाई होती है उनको। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चा को पेन पकड़ने में कठिनाई होती है। ओमिट वर्ड्स ऑफ लाइन्स इन रीडिंग, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, पढ़ने में शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देते हैं। डिस्प्ले स्पीच डिफिकल्टीज, है ना, भाषण कठिनाई को प्रदर्शित करने में, मतलब जो भाषा है उनको सामने रखने में डिफिकल्ट महसूस करता है। होल्ड बुक क्लोज टू हिज हर आइज, किताब को उसकी आंखों के सामने, मतलब जो किताब है उसको उनके आंखों के सामने रखा जाता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने की अक्षमता वाला बच्चा का इनमें से कौन सा जो है आपको अक्षमता दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पेन को छोड़ देंगे, ऐसा लर्निंग मतलब क्या, सीखने वाला बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे अब दिखा है डिस्पीच मतलब बोलने वाला,
अब एक पुस्तक को उसके सामने अपने सामने खोल के बैठा है, हर उसके सामने, हिज हर मतलब उसके हो गया, मतलब पुस्तक को उसके सामने रखा जाता है, क्लोज बंद करके रखा जाता है, क्लोज है ना, प्रदर्शित करने आंखों के सामने। होल्ड मतलब क्या होगा, उसके बाद होल्ड करके रखना। तो पुस्तक को सामने रख कर देखना, उसके आंखों के सामने देख कर रख के देखना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए, अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी बी, जब वो बच्चा सीख रहा होता है या सीखने में क्षमता है, जो सीख नहीं पा रहे वो करते क्या है, इसको छोड़ देते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं उसको, और लाइन को भी छोड़ देते हैं, पढ़ते पढ़ते वर्ड्स को और पंक्ति को छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर कैन बी थॉट इंडक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ग्रामर, जब हम बच्चों को व्याकरण जब सिखाते हैं, ग्रामर कैन बी थॉट इंडक्टिवली, यहाँ पे लिखा है व्याकरण को आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आगमन निगमन जानते हो ना आप लोग, आगमन निगमन वही वाला है, आगमनात्मक रूप से या प्रेरक रूप से पढ़ाया जाता है। यदि मैं इसको प्रेरक रूप से पढ़ाया जाता है ऐसे बोल दूंगा, और इसका अर्थ में यदि आगमनात्मक रूप से बोल दूंगा, तो देखना दोनों में अंतर क्या है। इसको प्रेरक रूप से भी बोलते हैं अच्छे ढंग से, मतलब ग्रामर व्याकरण को आप अच्छे ढंग से कैसे पढ़ा सकते हैं या पढ़ाते कैसे हैं। अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे प्रेरक, उसके जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा आगमनात्मक, आगमनात्मक है ना, आगमन और निगमन, इस टाइप के आगमन और निगमन। बाय टीचिंग द स्ट्रक्चर, संरचनाओं को पढ़ाने के द्वारा। बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, नियमों के आधार पर अभ्यासों को हल करके, नियमों के आधार पर अभ्यासों को हल करके। बाय गिविंग एग्जाम्पल्स टू डेरिव रूल्स, यहाँ पे ये बोला जा रहा है नियमों को व्युत्पन्न करने के लिए उदाहरण देकर, नियमों को उत्पन्न करने के लिए, जानने के लिए उदाहरण देकर। बाय टेलिंग द रूल, नियम बताकर। अब मुझे एक बताइए, आप लोग जब निगमन पढ़ते हैं, निगमन और आगमन, तो निगमन का सूत्र क्या है, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, अब आगमन में किस में चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी जो है नियम से चल रहे हैं, आपका पे, बी, ठीक है ना, और आपका डी, ये सभी किससे चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हम जो है उदाहरण देंगे नियम को उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही होगा। इसलिए इसको दो तरीके से पढ़ना उचित रहेगा। जो उचित है, आगमनात्मक रूप से ग्रामर, व्याकरण को आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब किस रूप से पढ़ा जाता है आपको, मतलब किसी नियम को उत्पन्न करने के लिए उदाहरण देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द वन विच। चौथा नंबर, एक अच्छी भाषा परीक्षा वह है जो याद रखने में, एक अच्छी भाषा वह है जो याद रखने में। टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी रिमेंबर, इज नॉलेज बेस्ड, इज टेक्स्ट बुक बेस्ड, टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल इन रियल सिचुएशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है छात्रों की क्षमता का परीक्षण करता है, छात्रों को जो याद, टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी रिमेंबर है, याद करने के लिए छात्रों की क्षमता का परीक्षण करते हैं, याद करने के लिए छात्र की क्षमता का परीक्षण करते हैं। ज्ञान से संबंधित है, पाठ्यक्रम से संबंधित है, या कह सकते हैं आप कि छात्रों की वास्तविक परिस्थितियों में कौशल का उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण करता है। यहाँ पे क्या है, एबिलिटी मतलब क्या हो गया, उसकी क्षमता हो गया, रियल सिचुएशन मतलब वास्तविक कौशल हो गया, मतलब स्किल्स इन रियल सिचुएशन। मतलब जो टेस्ट है, जो अच्छी भाषा परीक्षा वह है जो याद रखने में, क्या याद रखने में, छात्रों की वास्तविक परिस्थितियों में कौशल का उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण जब करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, एक अच्छी भाषा परीक्षा कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रिमेडियल टीचिंग इज डिजाइंस। अब यहाँ पे पिछले वीडियो मैंने भी ये आपको बताया था, क्या बताया था, रिमेडियल टीचिंग क्या होता है। उच्चारात्मक शिक्षण तैयार किया गया है। किस लिए उच्चारात्मक शिक्षण तैयार किया गया है? फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। फॉर ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट, जो स्कूल त्यागी छात्र हैं उनके लिए। फॉर ब्राइट स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स, जो अच्छे स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, उनके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। टू सपोर्ट स्टूडेंट हु लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब जो शैक्षिक गतिविधि में पीछे रहते हैं उन छात्रों का समर्थन करने के लिए। जो बच्चे एकेडमिक परफॉर्मेंस में पीछे रह जाते हैं उनको आगे लाने के लिए, उनकी समस्या समाधान करने के लिए, समर्थन के लिए। तो इनमें से क्या है? तो देखो, स्पेशल कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए नहीं है ये रिमेडियल। जो बच्चा शाला त्यागी उसके लिए भी नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं उनके अच्छे अंक प्रदर्शित करने के लिए भी नहीं। किसके लिए है? जो बच्चे पीछे रह जाते हैं समझने में, लिखने में, पढ़ने में, उस बच्चों को अच्छे ढंग से उच्च स्तर तक लाने के लिए रिमेडियल टीचिंग का उपयोग किया जाता है, उच्चारात्मक शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच ए टीवी शो, जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आप में इनमें से कौन सा कौशल विकसित हो रहा होता है? लिसनिंग कौशल, स्पीकिंग कौशल, रीडिंग कौशल या राइटिंग कौशल। मतलब सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल या लिखने का कौशल। तो साथियों, जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो सुनने का कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या होता है? एक तो इसको हम सब पढ़ेंगे अच्छी भाषा में अर्जन, या हमारी भाषा में बोलेंगे सीखना। एक तो शुद्ध हिंदी हो गया, एक तो सीखना। भाषा सीखना क्या है या भाषा अर्जन क्या है? इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, एक सचेत प्रक्रिया है। टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, केवल कक्षा में होता है। कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर, केवल शिक्षक की मदद से किया जा सकता है। मतलब भाषा सीखना क्या केवल टीचर के माध्यम से किया जा सकता है? नहीं। क्या केवल क्लासरूम में होता है? नहीं। क्या एक सचेत प्रक्रिया है? नहीं। साथियों, भाषा सीखने के लिए किसी जगह की आवश्यकता नहीं है, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। भाषा कहीं भी सीखा जा सकता है, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, कहीं भी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स दैट ए टीचर हैज, पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है जो एक शिक्षक के पास है। टेक्स्ट बुक इज कंप्लीट इन इट सेल्फ, पाठ्य पुस्तक अपने आप में पूर्ण है। टेक्स्ट बुक शुड बी सप्लीमेंटेड विथ लॉट्स ऑफ आउटसाइड रीडिंग्स, पाठ्य पुस्तक को बहुत सारे बाहरी पठन के साथ पूरक होना चाहिए या जुड़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड बी थॉट फ्रॉम कवर टू कवर, पाठ्य पुस्तक को कवर से कवर तक पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब शुरू से अंत तक के पढ़ाना चाहिए, शुरू हो गया तो लास्ट तक के पढ़ाना चाहिए। तो आप बताइए, इनमें से कथन कौन सा सही है? क्या एक पाठ्यक्रम केवल टीचर के पास होता है? क्या पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण है? नहीं। यहाँ पे देखिए कवर टू कवर, केवल कवर टू कवर, ये मतलब शुरू से अंत तक पढ़ा दोगे किसी पुस्तक को तो क्या वो पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। तो साथियों, पाठ्यक्रम में और अदर चीज, सभी चीज़ों को सप्लीमेंटेड मतलब उसमें पूरक चीज, मतलब उसमें ऐसा चीज जोड़िए जो उनसे संबंधित हो। टेक्स्ट बुक जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक है, सॉरी पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक होता है। पाठ्य पुस्तक को बहुत सारे बाहरी पठन के साथ जुड़ना या जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अप्रोचेस द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज इज द
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में किस विधि या दृष्टिकोण में छात्र की मूल भाषा शिक्षा का माध्यम है? अब देखिए, अब इनमें से हमको देखना है कि जो बच्चे होते हैं इनमें से कौन सा है या कौन सा ऐसा विधि या दृष्टिकोण है जो छात्र की मूल भाषा शिक्षा का माध्यम है। ग्रामर, अनुवाद विधि, डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्ट्रक्चर अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण या संचारी अप्रोच, कम्युनिटी अप्रोच। तो साथ ही याद रखिएगा, जो भी भाषा का मूल जो भाषा है उसकी शिक्षा का माध्यम है वो ग्रामर और अनुवाद विधि ही है। किसी भी चीज़ का उसको अनुवाद बताओगे, जैसे यहाँ पे लिख दो प्रत्यक्ष लिख दोगे तो बच्चा प्रत्यक्ष नहीं जानेगा, लेकिन साक्षात बोलोगे जो आपके सामने दिख रहा है ना, उससे आप समझेंगे। तो अनुवाद करोगे तभी समझेंगे। ग्रामर में जो भी त्रुटि होती है ग्रामर के माध्यम से भी समझ जाते हैं। तो मूल भाषा का जो शिक्षण का माध्यम है वह व्याकरण ट्रांसलेट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स आर। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? अधिग्रहण या ग्रहण करना। रिसेप्टिव मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ठीक है, तो रिसेप्टिव स्किल्स अधिग्रहण कौशल कौन सा है? लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अंदर जाना। तो यहाँ पे लिसनिंग मतलब सुनना, सुनने से अंदर जाएगा। आप सुनोगे तो आपके शरीर के अंदर आप सुन रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। स्पीकिंग बोलना, बोलने से सामने वाला सुनेगा, आप भी सुनोगे लेकिन ये सब बाहर जा रहा है। लिसनिंग फिर सुनना आ गया। रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ना सुनना और पढ़ना। देखिए, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना। अब इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए? कौन सा सही लग रहा है? सुनोगे, ठीक है, तो आपके पास अंदर से अब पढ़ोगे तो भी वो क्या होगा? ग्रहण करोगे। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, सुनना और पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब बाकी जितना भी दिख रहा है आपको, इसके अलावा यदि जो बाकी दिख रहा है साथियों, उसको बोलते हैं आपका प्रोडक्ट एक्टिव, है ना? ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट एक्टिव। इसको पैसिव रिसेप्टिव बोला जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देता, एक्टिव लिख देता, प्रोडक्ट एक्टिव स्किल आर, तो इसके अलावा सुनना और पढ़ना के अलावा जैसे यहाँ पे लिखा है बोलना और लिखना, यहाँ पे लिखा है, ये वाला ऑप्शन आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डेटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल। इंडेंटिंग एंड पंक्चुएशन आर द सब स्किल ऑफ लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। ये क्या कहना चाह रहा है? अब इंटेंडिंग मतलब क्या होता है साथियों? उच्चारण। और पंक्चुएशन मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह लगाने, विराम चिन्ह। आर द सब स्किल मतलब क्या कह रहा है ये? उच्चारण और विराम चिन्ह किसके उप कौशल है? सब स्किल मतलब क्या होगा? उप कौशल। तो मुझे बताइए, उच्चारण और विराम चिन्ह ये होता है सुनना, सुनने का कौशल, ये होता है बोलने का कौशल, ये होता है पढ़ने का कौशल, अब ये होता है लिखने का कौशल। तो इसमें किसे आप जो है इसके जो है सब स्किल्स मानते हैं? ठीक है, तो उच्चारण और विराम चिन्ह कहाँ उपयोग होता है? जब आप लिख रहे होते हो। जैसे मैं बोल दूंगा राम ने आओ, आओ, जाओ मत, आओ जाओ मत, आओ जाओ मत, आओ जाओ मत, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अब एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त उदाहरण मिलता है, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। अब यहाँ पे लिख दो रुको मत जाने दो। अब जब लिखोगे तभी तो समझ में आएगा, पढ़ना अलग है, लेकिन जब ये जिस सब स्किल से बोल रहा है उच्चारण और विराम चिन्ह, तो हमारा सब स्किल कौन सा हो जाएगा? आपका राइटिंग वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला है इंटेंडिंग एम पंक्चुएशन विराम चिन्ह बोला है, उसी प्रकार से यदि यहाँ पे ये लिख देता, मान के चलिए यहाँ पे लिख देता ओरल, या लिख देता प्री, एक मिनट, यदि यहाँ पे इसके स्थान पे लिख देता, ध्यान से समझिएगा प्रश्न आ चुका है, प्रिडिक्शन आर द सब स्किल्स, इसको छोड़ दीजिए, प्रिडिक्शन आर द सब स्किल्स ऐसा आता है। तो प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी किससे करते हैं बताइए, सुनकर, बोलकर, पढ़कर या लिखकर? हमेशा क्या करते हैं, पढ़कर भविष्यवाणी करते हैं, हाथ को पढ़ते हैं ना, भविष्यवाणी बताते हैं, तो ये सब स्किल्स हो जाता। उसी प्रकार से मान लीजिए ओरल आता, यहाँ पे इसके जगह हम क्या लिखता, ओरल। अब ओरल मतलब क्या होता है, मौखिक। मौखिक मतलब क्या होता है, बोलना। तो क्या हो जाता, ये वाला सब स्किल हो जाता, ये वाला मौखिक आर द सब स्किल्स। तो कौन सा हो जाता, स्पीकिंग स्किल्स हो जाता। उसी में मान लीजिए आपका एक्वर लिखता, ACRAL, एक्वर लिखता, इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग, कर्ण संबंधी। श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना। तो क्या हो जाता है, इसका सब स्किल क्या हो जाता है, लिसनिंग सब स्किल्स हो जाता है। अब उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे मान लीजिए एडिटिंग करता, एडिटिंग आर द सब स्किल्स। एडिटिंग कैसे करते हैं बताइए, एडिटिंग मतलब क्या होता है, राइटिंग। एडिटिंग हम लिख कर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो मैंने बहुत सारा बता दिया, इसके साथ साथ आप हो सकता है आप लिख कर रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग लॉन्गर टेस्ट यूजली फॉर वन प्लीजर इन इज नो अस। रीडिंग लॉन्गर टेस्ट, जब कोई पुस्तक को लॉन्गर टेस्ट बोला है ना, यूजली वन प्लेजर इज नो, किसी बुक को लंबा समय तक पढ़ता है, खुद के लिए लंबा समय तक, खुद की खुशी के लिए, किसी बुक को खुद की खुशी के लिए, खुद की मोटिवेट होने के लिए यदि लंबे समय तक पढ़ाई करता है, या कह सकते हैं आमतौर पर अपनी खुशी के लिए लंबे पुस्तकों को पढ़ा जाता है, तो क्या कर रहा होता है, इनमें से क्या कर रहा होता है। स्कीमिंग मतलब जानते हो, स्कीमिंग के मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे, स्किप पढ़े होंगे। स्किप मतलब क्या होता है, जल्दी स्किप करना, फटाफट जल्दी करना। स्कैनिंग मतलब आराम से होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे। एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक रीडिंग बोला जाता है इसको। गहन, इंसेटिव मतलब क्या होता है, गहन पढ़ना, ये विस्तार से पढ़ना है, ये गहन पढ़ना, एकदम गहराई से पढ़ना इसको बोला जाता है, ये व्यापक पढ़ना बोला जाता है इसे। एक्सटेंसिव रीडिंग खुद, इससे क्या होता है, तो यहाँ पे जो पुस्तक पढ़ा जा रहा है वो पुस्तक पढ़ के मोटिवेट हो रहा है, लेकिन मोटिवेट कैसे, सर बाहरी चीज से अट्रैक्टिव होके वो मोटिवेट हो रहा है। पुस्तक बाहरी चीज हो गया है ना, पुस्तक एक बाहर का चीज हो गया, उसी से पढ़ के वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं, खुद की खुशी अनुभव कर रहे हैं, है ना, तो बाहरी हो गया। तो जब भी बाहरी चीज से वो खुद की खुशी होती है तो ध्यान रखिएगा एक्सटेंसिव रीडिंग होगा। और खुद से मोटिवेट यदि होता है, खुद मोटिवेट, बिना किसी कारण के खुद यदि मोटिवेट हो रहा है, किसी को देख करके या किसी अपने आप में महसूस कर रहा है, तो उसे इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो होता है बाहर से होता है तब इसको कहा जाता है, और खुद से होता है तब होता है, ये है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाहर से हो रहा है, ये पुस्तक पढ़ने के बाद हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन ही सेड टू बी गुड स्पीकर व्हेन सी ही। इसमें यह बोला गया है एक व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता कहा जाता है या कहा जा सकता है जब वह, एक व्यक्ति को अच्छा वक्ता कहा जा सकता है जब वह स्पीक वेरी फास्ट, जल्दी बोले, यूजेस आइडियम्स, मुहावरे का उपयोग करता हो, इज एबल टू कन्वे आइडियाज एंड फीलिंग
विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में समझ हो उसमें, डज नॉट मेक मिस्टेक, गलतियां नहीं करता हो। किसे आप अच्छा वक्ता मानेंगे? जो जल्दी बोलता है उसे, जो मुहावरा बोलता है उसे, जो आइडिया के साथ साथ, जो विचारों के साथ साथ भावनाओं को भी अच्छे से समझ के बोलते हैं उसे, या जो कभी गलती नहीं करते हैं उसे। तो साथियों एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक विल स्पीकिंग इन क्लास। यदि कोई छात्र कक्षा में बोलते समय गलती करता है, क्या करता है? बोलते समय गलती करता है, स्पीकिंग टू मिस्टेक विल स्पीकिंग इन क्लास। जब कोई स्टूडेंट क्लास में बोलते समय गलती करता है, तो अब बताइए, सी ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक इन द क्लास। उसे कक्षा में बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, गलत। सी यही शुड बी टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल्स। उसे व्याकरण के नियम सीखने के लिए कहा जाना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। सी शुड नॉट बी डिस्करेज बाय द टीचर। टीचर के द्वारा उसे निराश नहीं होना चाहिए, टीचर के द्वारा उसे निराश नहीं होना चाहिए। सी ही शुड नॉट स्पीक इन क्लास। उसे शिक्षक द्वारा उसे कक्षा में नहीं बोलना चाहिए। तो उसे कक्षा में नहीं बोलना चाहिए। भाई कोई बच्चा बोलते समय गलती कर दिया तो जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कक्षा में नहीं बोलना चाहिए या कक्षा में बोलने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ग्रामर स्लूट बोलने के लिए बोला जाए, ऐसा नहीं है न। बच्चे को उस समय ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक द्वारा वो निराश ना हो, अपने आप को गिल्टी फील ना करे, है ना, ऐसा उनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज फॉर अपोलॉजिंग टू समवन। कहने का आशा है किसी से क्षमा मांगने के लिए इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है या कौन से भाव का उपयोग किया जाता है। यू लुक लवली, है ना, किसी से क्षमा मांग रहे हो आप, किसी से क्षमा मांगने के लिए इनमें से कौन से भाव का उपयोग करते हो आप किसी से क्षमा। यू आर लुकिंग लवली, तुम बहुत सुंदर हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना या मुझे खेद है। तो सारे सभी जानते हो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो ये रहा हमारा 15 क्वेश्चन। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, और आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। जिस प्रकार से अभी पिछले वीडियो को आप लोग पसंद किया, यदि ये भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के आधार पर है वीडियो बनाने का मन करता है। जब मैंने वीडियो देखा और कमेंट्स देखा तो मैं और थोड़ा सा समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया, ताकि आपके पास और अच्छे वीडियो पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।